साथियों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। और यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो आपके आगे गोशगुजार करना चाहता हूँ और ये भी मेडिकल टॉपिक पर है और उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें हम मेडिकल के अपने ख़ास तौर पे न्यूरो सर्जरी के की जो एक वीडियो बुक बना रहे हैं लेक्चर्स की। डेफिनेटली तस्वीर उसमें नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इंशाल्लाह हम काबिल होंगे कि सीख सकें ज़्यादा, लेकिन मैंने कहा उसके इंतज़ार में इस काम को रोकना एक अच्छा नहीं है, तो इसके लिए बेहतर है कि मैं जल्द से जल्द आपको इसके बारे में कुछ एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक को पहले बता देता हूँ कि ये है फाइब्रस डिस्प्लेजिया ऑफ स्कल। ये एक बहुत कोई कॉमन प्रॉब्लम नहीं होती है, रेयर है, लेकिन इस पे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ और ना तो ऐसा होगा कि ना जो भी लोगों को ये टॉपिक समझने का शौक़ है या सीखने का शौक़ है, मैं समझता हूँ कि वो फिर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ भी सकेंगे, समझ भी सकेंगे और उनके लिए एक बहुत ही सेर हासिल गुफ्तगू इसमें निकल आती है। वैसे ये एक 18 साल का लड़का था, हमारे पास आया ओपीडी में और ना ये हमें जो रेफ़र हुआ था ये ना क्या कहते हैं एक मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ था और ना वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने हमें बताया कि ये जो राइट साइड पे इनके फ्रंटल में एक रेट्रो ऑर्बिटल हेडेक होता है। राइट साइड पे फ्रंटल में रेट्रो ऑर्बिटल ऑर्बिट के पीछे उनको हेडेक होता है और वो जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और उनका जो न्यूरोलॉजिकल हम इवैल्यूएशन किए हैं तो उससे पता चला है कि ये जो है सब चीज़ें नॉर्मल हैं। GCS 15/15 है, पावर 5/5 है इन ऑल 4 लिम्स, नो सेंसरी डेफिसिट, रिफ्लेक्सेस आर ओके, मतलब ये कि क्रेनियल नर्व इंटैक्ट है। तो फिर जब हेडेक है तो उन्होंने डेफिनेटली इस तरह के पेशेंट को न्यूरोलॉजिस्ट आमतौर पे उनका MRI करते हैं, उन्होंने उसका MRI किया और जो MRI उन्होंने ब्रेन किया तो उसमें पता चला कि जो है वो उनके पास उनको जो है ना एक मतलब ये कि थिकनेस हो रही है ख़ास तौर पर स्फीनॉइड एरिया में। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको कंट्रास्ट दिया, यानी कि गैडोलिनियम कंट्रास्ट किया, MRI किया। जब MRI का गैडोलिनियम कंट्रास्ट किया तो उन्होंने ये देखा कि ये जो है एक हाइपर ऑस्टोटिक लीजन है, यानी कि ज़्यादा बोन बनना, एक जगह बोन ज़्यादा बन रही है, यानी कि ये जो राइट ऑर्बिटल एरिया है उनका, उधर जो स्फीनॉइड बोन का जो एरिया है उसमें बोन बहुत मोटी है, बहुत थिक है, इतनी थिक है, इतनी मोटी है कि वो डेफिनेटली एक प्रेशर कॉज कर रही होगी इंट्रा ऑर्बिटल भी और कुछ ब्रेन के उसको भी। तो उसकी वजह से तो MRI को ऐसे लगा कि देयर इज़ अ इन्हांसिंग हाइपर ऑस्टोटिक लीजन ऑफ द स्फीनॉइड बोन ऑन द राइट इन्वॉल्विंग द ऑर्बिटल रूफ एंड पोस्टीरोलैटरल ऑर्बिटल वॉल। कहने की बात यह है कि ये एक्सटेंड कर रहा था इनटू द इंफ्रा टेंटोरियल फोसा और ना लेवल पर, और जो है ना क्या कहते हैं सॉरी इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में, माफ़ी चाहता हूँ, ये इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में एक्सटेंड कर रहा था। लेफ्ट ये क्या कहते हैं अपना राइट इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में एक्सटेंड कर रहा था और इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर को भी उसने इन्वॉल्व किया हुआ था। तो अब इधर क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो फाइब्रस डिस्प्लेजिया हो सकता है, बोन का हाइपरस्टोटिक लीजन्स जो होते हैं इस एज में, इस वजह से। दूसरा ये फाइब्रो ऑसियस ट्यूमर हो सकता है, यानी ऑसीफाइंग फाइब्रोमा हो सकता है, जो भी बहुत रेयर है। इसके अलावा ये बोन का कोई प्राइमरी ट्यूमर हो सकता है। इसके अलावा ये इंट्राड्यूरल प्रोसेस कॉजिंग हाइपरओस्टोसिस ऑफ एडजेसेंट बोन, यानी कि बोन के अपने अंदर, यानी इंट्राड्यूरल
ड्यूरा के अंदर जो है वो ऑसिफाइड मटेरियल चला गया हो और वो इंट्रा ड्यूरल ना क्या कहते हैं एक हाइपर ऑस्टोसिस शुरू हो गई हो, जिसे स्फिनॉइड विंग मेनिंजोमा में भी तब्दील हो सकता है, जो कि हाइपर कैल्सिफाइड हो और ना वो उस जैसा लग रहा हो। लेकिन बहरहाल ना मेटास्टेसिस भी हो सकती है लेकिन इस एज में, लेकिन अगर कोई ऐसा ट्यूमर हो उनको इस एज में भी, और लेकिन दूसरे कोई सिम्टम नहीं है तो बहरहाल लेकिन मेटास्टेसिस हो सकती है रेडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जो कि बहुत कम लगता है कि लिम्फोमा हो सकता है, रेब्डोमायोसार्कोमा हो सकता है, पेजेस डिजीज़ हो सकती है, लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस या सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हो सकता है। ये तमाम, लेकिन इधर जो हमने डायग्नोसिस में जैसे फिर उसको किया तो हम ये आपको बता देते हैं कि फाइब्रस डिस्प्लेशिया का केस है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं क्योंकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस से पहले भी मैंने बता दिया था, लेकिन जो मोस्ट कॉमन थे और फिर जो हो सकते हैं उस पर मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा इससे आगाही हो सके। अब इसमें यह है कि व्हाट एडिशनल स्टडीज़ शुड यू ऑब्टेन, मतलब कौन कौन सी आप एडिशनल स्टडीज़ हम कर सकते हैं। तो इसमें सीटी स्कैन तो जैसे कि हम कर सकते हैं क्योंकि बोनी इन्वॉल्वमेंट पता चल गया, बोनी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर है कि ऑसियस स्ट्रक्चर्स को, बोनी स्ट्रक्चर्स को हम जो है अच्छे तरीके से चेक कर सकें और वो कितने एक्सटेंट तक है, कितना उसमें पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है बोन का, ये देखने के लिए। फिर उसके अलावा न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए क्योंकि वो एरिया जैसे कि उसे रेट्रो ऑर्बिटल पेन हो रहा है, राइट साइड पर हेडेक हो रही है, तो जो है ना क्या कहते हैं कि ताकि उसको देख सकें और डेफिनेटली ये भी पता चले कि ऑप्टिक नर्व पे कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़ रहा हो। तो इसके अलावा जो है लेबॉर्ट्रीज़ की गई, जैसे कि उसमें ना रूटीन में CBC, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट ना क्या कहते प्रोथ्रम्बिन टाइम, इसके अलावा पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, इसके अलावा INR, इसके अलावा क्या कहते हैं अपना कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज किया गया क्योंकि बोन का इन्वॉल्वमेंट है, कैल्शियम चेक किया, फास्फोरस चेक किया गया। इसके अलावा प्री ऑपरेटिवली जब ये सोचा गया कि इसका ऑपरेशन होना चाहिए तो फिर जो है प्री ऑपरेटिवली हमने इसका एंजियोग्राम भी किया, एंजियोग्राफी की, जिसमें CTA भी हुआ, उसमें MRA भी हुआ, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी भी हुई, ताकि अगर कोई एरिया ज़रूरत है तो उसकी एम्बोलाइजेशन की जा सकी या ऑप्शन है या करना चाहिए या नहीं, उसकी मालूमात इकट्ठी करने के लिए बहरहाल सर्जरी प्लान की गई। 2 ब्लड्स ना क्या कहते हैं RBC के ना वो ना पैक ऑफ RBC जो है वो ना अरेंज किया गया। इसमें जो सर्जरी की इंडिकेशन बनती है वो ये बनती है कि एक तो कॉस्मेटिक कंसर्न है, जैसे कि आपको बताया कि ये ऑक्यूलर टोसिस कर सकता है और अभी नहीं भी हुई तो आगे जाके कर देगा, स्कल की डिफॉर्मिटी है उसको ठीक करना है, और इसके अलावा अपना क्या कहते हैं ये विजन और ऑक्यूलर मोटेलिटी है उसको चेक करना है, और इसके अलावा इंट्रैक्टेबल हेडेक है और ना लोकल पेन हो रहा है जो कि और ग्रोथ जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव है। तो ये तमाम एलिमेंट हैं, मतलब कि अगर ग्रोथ बढ़ रही हो, कॉस्मेटिक एलिमेंट हो, स्कल की डिफॉर्मिटी हो रही हो, क्या कहते हैं ऑक्यूलर प्रोप्टोसिस होने के ख़तरा हो, या ट्यूमर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, सिम्टम्स बढ़ रहे हो, हेडेक बढ़ रहा हो, बिल्कुल कंट्रोल में ना आ रहा, तो ऐसी तमाम चीज़ें जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो रही है तो डेफिनेटली आपको सर्जिकल ऑप्शन देखना पड़ सकता है यहाँ पे, और पड़ता भी है। इसके अलावा जो आप मैनेज करते हैं उसमें क्या गोल आपके जो हैं इधर हैं वो कि आप जो है इसमें जैसा कि आपको पता है कि ये ना एक ट्रू न्यूप्लाज्म जो होता है वो अलग है, और एक फाइब्रस डिस्प्लेजिया जो होता है वो आपको पता है कि कुछ बोनी मटेरियल जो है वो अरेस्ट हो गया है इस एरिया में, और इस तरह से वो ना एक मतलब लैमिलर और वूवन स्टेज में है। तो ना ये उसके लिए आप ये करते हैं कि ना तो मतलब ये कि उसको पहचानना सबसे पहले कि आपने ये प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस कर लिया है कि हाँ ये प्रॉब्लम है।
अच्छा, साथ में ये होता है कि है ना, क्योंकि ये पॉलीऑस्टोटिक अकरेंस है और पुअर डिमार्केशन हुई हुई है नॉर्मल बोन की, तो आपको कंप्लीट रिसेक्शन वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि वो एक एरिया थिकनेस से थिन था, फिर थिक 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 एरिया इन्वॉल्व होता जा रहा है। तो वो आप उसमें क्या कह सकते हैं कि कितना वो एरिया आप कर सकते हैं। अच्छा, तो साथियों, कितना आप एरिया बनवाओ, आपके लिए एक साथ वो सारा का सारा निकालना इतना आसान काम नहीं है और बहुत ही मतलब कि पॉसिबल भी नहीं है, यानी प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसमें एक ये होता है कि आप एक तरीके से एक सीरीज़ के साथ ना उसका ग्रॉस टोटल रिसेक्शन के लिए आप सिर्फ 25% ही पेशेंट में आप कर पाते हैं और कि वो आपने ग्रॉस टोटल किया। बाकी जो सब टोटल जो रिसेक्शन होता है उसमें फिर आपको जो है ना वो फ्यूचर रीग्रोथ का ख़तरा होता है और रेजिडुअल जो लीजन होता है वो मतलब ये कि है ना मतलब प्यूबर्टी भी करीब है उनकी, तकरीबन कंप्लीट ही होने वाली है, तो उसमें फिर वो ग्रोथ का भी प्रॉब्लम रहता है। तो ये जो होता है ये कुछ चैलेंजेस होते हैं इसमें, क्योंकि ना जो ग्रोथ जो होती है आपको पता है प्यूबर्टी की एज में फिर काफ़ी स्लो हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये कि जो कैल्सिटोनिन और बिसफॉस्फोनेट जो होता है वो यूज़ किया जाता है मतलब कि ऐसे एरिया में जहाँ पे आप ऑपरेट ना कर पा रहे हो, तो थोड़ा बहुत बेनिफिट उसमें मिल जाता है। और क्या रोल होता है इसमें, हम रेडिएशन थेरेपी का रोल होता है फाइब्रोडिस्प्लेजिया में। इसमें ये होता है कि वैसे तो वो रेडियोथेरेपी का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत इसमें कोई ना ऐसा नहीं है कि कोई सर्टेन आपको कोई इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट एकदम से मिल जाए या बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बेनिफिट मिल जाए। वो दिक्कत तो रहती है, लेकिन फिर भी जो है ना 44% जो इनकी मॉलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है ना फाइब्रस डिस्प्लेजिया में, तो रेडिएशन उसमें की जाती है जो है ना क्या कहते हैं ना, तो मतलब ये कि उसमें कितना कभी कभी रेडिएशन की वजह से भी वो मैलिग्नेंसी हो जाती है। तो ये जो है कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते, इसका अभी थोड़ा सा वेग ही है, कुछ क्लियर उसमें नहीं है। अब बहरहाल एक सिंड्रोम होता है जिसे मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम कहते हैं। ये जो होता है इसमें फाइब्रस डिस्प्लेजिया भी होता है और ये पॉलीऑस्टोटिक होता है और ना उसमें ना एंडोक्रेनियोपैथीज होती हैं दूसरी भी, और कुटेनियस पिगमेंटेशंस होती हैं कैफ्यूलाटे टाइप की। तो ये है बहरहाल कहने की बात ये है कि ना ये फाइब्रोडिस्प्लेजिया में सर्जिकल ऑप्शन है, लेकिन बहुत ही कम सा है। जितना भी है वो आपके आगे रख दिया है। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम और भी आपके साथ इस वीडियो बना सकें। पर हम बनाते रहेंगे, इंग्लिश में भी लाएंगे इंशाल्लाह।